व्याकरण का पाठ एक कर रहे थे बेटा, जिसमें हमने सरल वाक्य किया, संयुक्त किया, रचना के आधार पर हम वाक्यों के भेद कर रहे थे। उसी में तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या कहती है? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष अन्य सभी आश्रित हो। यानी कि जो हमारा ये प्रधान उपवाक्य है और ये शेष आश्रित वाक्य, ये इस पर निर्भर करेंगे। किस पे? प्रधान उपवाक्य पे। मान लो कि ये एक वाक्य है हमारा, अगर इसमें मैं ये दो ही कॉलम रखती हूँ यहाँ तक, तो इसमें मान लो ये हो जाएगा कि एक विधेय हुआ, ए और एक उद्देश्य, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय हुआ, तो हमारा सीधा हमारी कौन सी परिभाषा जाती है यहाँ पे? साधारण वाक्य की, क्योंकि उसमें एक हमारा उद्देश्य होता है और एक विधेय। दूसरा, अब अगर मैं ये एक उपवाक्य दूसरा उपवाक्य, तीसरा उपवाक्य, अगर ये मैंने तीन उपवाक्य कर दिए और तीनों स्वतंत्र हुए, तो ये किस में चली गई परिभाषा हमारी? किसके अंदर? संयुक्त वाक्य के अंदर। अब हमारी मिश्र की क्या कहती है? अगर मैं यूं कहूं कि ये प्रधान है और शेष जो रह गए यहाँ हमारे वो आश्रित है, अब किस में चली गई हमारी परिभाषा? इसके अंदर। अब ये जो है आश्रित, ये इस पे और ये भी इस पे आश्रित रहेंगे। यानी कि हमारा जो प्रधान उपवाक्य होगा उसका अपना स्वतंत्र अर्थ होगा, वो साधारण वाक्य होगा, और जो आश्रित होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, वो स्वतंत्र नहीं होंगे, वो इस पर निर्भर करेंगे। अब प्रधान उपवाक्य जो है एक सरल वाक्य होता है और ये सारे इस पर आश्रित। लेकिन कंडीशन क्या है हमारी? वाक्य की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि प्रधान तो एक ही उपवाक्य होगा, बाकी सारे के सारे आश्रित उपवाक्य होंगे। आश्रित उपवाक्य वाक्य के अंदर कितने भी हो सकते हैं। देखिए हम उदाहरण से समझते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। फिर गांधी जी कहाँ चुप रहने वाले थे? उसने आगे बोल दिया हिंसा मत करो। इसको कितना ही लंबा हम और कर सकते हैं। इसको हम और कह सकते हैं बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। तो ये और कितना ही लंबा वाक्य हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, गांधी जी ने कहा, यहाँ गांधी कर्ता, जो उसने कहा तक उसकी क्रिया, और कर्ता और क्रिया को हमने किस में रखा था? कर्ता उद्देश्य में और क्रिया विधेय में। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? साधारण वाक्य। और साधारण ने क्या कहा है कि हमारे वाक्य में एक ही साधारण होगा, मुख्य। तो यहाँ आ गया हमारा प्रधान उपवाक्य। और शेष जो इस योजक से उधर उधर जितना भी रह गया वो हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार फिर देखते हैं हमारे मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या कहती है। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष सभी आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर करते हो। जैसे कि यहाँ हमने इस चित्र के माध्यम से समझा। अगर हम इस चित्र में दो ही वाक्य डालते और उद्देश्य और एक विधेय, तो हमारी सरल की परिभाषा हो जाती, साधारण वाक्य आ जाता। अगर अब हमने स्वतंत्र इतने सारे उपवाक्य डाल दिए हैं, अन्य एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य डाल दिए हैं, तो हमारा संयुक्त की परिभाषा पूर्ण हो रही है। लेकिन जब यहाँ हमने अन्य उपवाक्य और एक प्रधान डालकर यहाँ योजक से जोड़ दिया है और सारे के सारे इस पर आश्रित हो गए हैं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हुआ। जैसे कि उदाहरण समझा, गांधी जी ने कहा, बस इतना ही यहाँ तक सरल। अब ये देखो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। ना तो हमें यहाँ कर्ता का पता चल रहा है, ना ही हमें क्रिया का पता चल रहा है कि क्या है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। और ये कई बार बेटा इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि ये वाक्य देखो, ये पूछेगा कि वाक्य का भेद बताइए। तो आपको वाक्य पहचानना है कि किस तरह से आप ऑप्शन से ऑप्शन को काटोगे अपने ऑप्शन पे। आपको ये देखना है कि केवल एक ही हमें यहाँ सरल वाक्य मिल रहा है। अगर हमारे साधारण वाक्य होता तो एक उद्देश्य और एक विधेय हमें मिलता। लेकिन अब अगर हमारा स्वतंत्र होता तो हमें एक से अधिक उपवाक्य मिलते योजक के साथ जुड़े हुए, और जो हमें स्वतंत्र अर्थ देते। लेकिन यहाँ एक ही साधारण उपवाक्य है हमारे पास, जो प्रधान उपवाक्य में चला गया, बाकी सारे इस पर निर्भर कर रहे हैं। अगर इसको हटा देते हैं हम तो फिर भी
और यहाँ इसको देखो, गांधी जी ने कहा, तो कुछ ना कुछ तो उसने बोला ही होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे हम आश्रित उपवाक्य को। आश्रित उपवाक्य इनका आरंभ योजक शब्दों से होता है। इनका आरंभ योजक शब्दों से होता है और ये एक से अधिक हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य असंख्य अनंत हो सकते हैं, कितने भी, जैसे कि हमने अभी वाक्य के माध्यम से देखा था, लेकिन प्रधान उपवाक्य एक ही होगा। तो अब प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, इसमें क्या पहचान करेंगे हम, एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है, एक प्रकार का साधारण वाक्य होता है। तो ठीक है, ये जो है, इस उदाहरण को हम अभी जो मैं उदाहरण दूंगी उसको हम संबंध कारक में भी पढ़ते हैं और संबंधवाचक सर्वनाम में भी पढ़ते हैं। आश्रित उपवाक्य की पहचान, इनका आरंभ हमेशा योजक शब्दों से होगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पीछे, गांधी जी ने कहा कि, वो की से आरंभ हो रहा था। तो प्रधान उपवाक्य एक तरह का सरल और साधारण उपवाक्य होता है। तो मैं इसको अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसका हटा देती हूँ इसको भी और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब एक तरह से लकोक्ति है ये। तो अब क्या करेंगे, जितने भी लकोक्ति हैं, जितने भी मुहावरे हैं, सारे के सारे, सभी के सभी सरल वाक्य में जाएंगे। अब इसमें ना तो क्रिया है और ना ही करता है। ये भी हमें पता चल गया कि योजक से शुरू होता है हमारा आश्रित उपवाक्य और योजक से पहले वाला हमारा सारा प्रधान उपवाक्य होगा। और अब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस आ गया। अब इसमें ना तो करता है, ना ही इसमें विधेय है, क्रिया है, तो ना उद्देश्य है और ना ही विधेय है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे हम, जितने भी लकोक्ति होंगे, जितने भी मुहावरे होंगे, पहली बात तो वो सारे मिश्र वाक्य में आएंगे, या मतलब यूं कह सकते हैं मिश्रित वाक्य में आएंगे। और दूसरी बात कि अब इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि जिन वाक्यों का योजक शब्दों से, अब इस वाक्य को कैसे पहचानेंगे। मान लो परीक्षक ने परीक्षा में पूछ लिया कि वाक्य की पहचान करके बताओ। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर उद्देश्य और विधेय नहीं है, तो यहाँ पर आपका सरल वाक्य तो हो ही नहीं सकता। फिर एक से अधिक स्वतंत्र भी नहीं है, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य भी नहीं है, तो आपका संयुक्त भी नहीं हो सकता। बचा एक, कौन सा, मिश्र। और मिश्र में भी अगर इसमें फिर उसने प्रधान और आश्रित पूछ लिया तो वो कैसे निकालोगे। तो इसका भी एक है, नोट करो। सारी बातें लिख कर नहीं, कुछ बोलकर भी बताई जाती है, वो आप नोट कर सकते हो बेटा। कि यदि मिश्र वाक्य के सभी उपवाक्य योजकों से प्रारंभ हो, मतलब शुरू हो, अगर ध्यानपूर्वक सुने बेटा, समझने की बात है, मिश्र वाक्य के सभी उपवाक्य योजक शब्दों से अगर शुरू होते हैं तो हम अंतिम वाक्य को प्रधान मान लेंगे। ये हमारा नियम कहता है। हमारा नियम क्या परिभाषित करता है कि हमारे यदि मिश्र वाक्य हैं और उनके सभी शब्द योजक शब्दों से शुरू हो रहे हैं वाक्य के, तो हम अंतिम वाक्य को प्रधान उपवाक्य मान लेंगे, प्रधान उपवाक्य। और शेष जो हमारा बच जाएगा इधर, उसको हम आश्रित उपवाक्य मान लेंगे, आश्रित उपवाक्य। वो इस पर निर्भर होगा। अब इसी तरह से दे सकते हैं, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी लकोक्ति है। तो ये भी हम पहले ही कह चुके हैं कि लकोक्ति और मुहावरे सारे के सारे मिश्र वाक्य में आते हैं। इसमें भी फिर वही नियम हमारा इंप्लीमेंट होगा, वही नियम लागू हो जाएगा। कौन सा, कि हम अंतिम वाक्य को प्रधान मानेंगे, प्रधान उपवाक्य, और ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। हो गया पहचानना आसान। इसके बाद
हम मिश्र वाक्य के योजक शब्द लिखते हैं यहाँ पे, किन किन से वो जुड़ेंगे। मिश्र वाक्य की ये सब पहचान में आ जाएंगे। मिश्र वाक्य की पहचान, या लिख सकते हैं बेटा योजक शब्द। तो की भी दो तरह की होती हैं, इसको हटा देती हूँ क्योंकि मैं की समझाती हूँ अभी। की भी दो तरह की होती हैं आपकी, उसका ध्यान रखना है। एक तो की ये आपकी है कथनात्मक, कहना, मतलब कहने के लिए। और ये की है बड़ी वाली की, ये आपका संबंध बताने के लिए। जैसे यहां पर हम कह सकते हैं निधि ने कहा, कुछ तो कहा होगा, वो उसके कथन को स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर। निधि ने कहा, और यहाँ पर निधि की बहन, अब निधि की बहन पूर्णिमा है, तो वो इन दोनों का संबंध दर्शा रही हैं कि वो क्या बता रहे हैं। की को स्पष्ट कर लिया, की कहने के उससे, इससे जुड़ेगा हमारा मिश्र वाक्य। इससे नहीं, इसको हम संबंध कारक में भी पढ़ते हैं और सर्वनाम में भी पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में भी पढ़ते हैं। तो इसको देखें पहले, की से क्योंकि, जैसा वैसा, ज्यों ही त्यों ही, अगर, तथापि, यद्यपि, इसलिए, इसलिए ये आ जाएगा। और इसमें जब, तब, जहां, जिधर, जिसे, जिसको, जिन्हें आदि, ये सारे के सारे योजक शब्द हैं। और ये योजक शब्द जो हैं इनसे भी अधिक हो सकते हैं। आदि का अर्थ वही होता है बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब फिर से देखिए, मिश्र वाक्य जिन योजक शब्दों से जुड़ेंगे, कि, क्योंकि, जैसा वैसा, ज्यों ही त्यों ही, अगर, तथापि, यद्यपि, इसलिए, जब, तब, जहां, जिधर, जिसे, जिसको, जिन्हें आदि। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं इसको कि इसके कितने भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं बेटा, यहाँ से हटा देती हूँ। और ये आपको कॉपी में उतारने बेटा, आपको जितने भी नियम मैंने बोर्ड पर लिखकर समझाए हैं, ये सब के सब वीडियो को रोक के या आगे पीछे चलाकर उसको, जहाँ भी आप अटक जाते हो, खोज करके उसको अपनी कॉपी में उतारते चलेंगे साथ के साथ। तो आपके आश्रित उपवाक्य के भेद, आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के भेद 3 होते हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद, तो कितने भेद होते हैं आश्रित उपवाक्य के? 3, या हम हिंदी में ही लिख लेते हैं, 3 भेद। कौन कौन से? पहला आपका आ जाएगा संज्ञा प्रधान उपवाक्य। अब इनकी पहचान करेंगे। फिर आपका आ जाएगा विशेषण प्रधान उपवाक्य। फिर आपका आ जाएगा 3 भेद बोले ना, मिश्र में आश्रित उपवाक्य के 3 भेद, विशेषण, और फिर आपका आ जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया
विशेषण। अब इनको देखें तो ये जुड़ेगा कि और क्योंकि, जो अभी हमने पहचान बताई है कॉमनली, सामान्य तो जो पहचान लिखी है अभी हमने पीछे, जितने अर्थात जितने भी योजक शब्द लिखे हैं वो सारे इन तीन में बट जाएंगे, इन तीन में विभाजित हो जाएंगे। जैसे विशेषण का किससे हो जाएगा हमारा, जो, जिससे, जिनको, जिन्हें बहुवचन में प्रयोग करने के लिए, या यूं कह सकते हैं एक आसान सा तरीका कि जैसे बनने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सारे के सारे विशेषण प्रधान उपवाक्य में चले जाएंगे। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि इनसे वाक्य शुरू होगा, तो ये जो योजक शब्द होते हैं आश्रित वाक्य के अंदर, ये बेटा अंत में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं और मध्य में भी आ सकते हैं। मतलब प्रारंभ, मध्य और अंत, यानी कि शुरू में भी, बीच में भी और अंत में भी, कहीं से भी इनका आपको क्या देखना है बस कि हमारा योजक शब्द कहाँ। हम अभी और उदाहरण लेके इनका अलग अलग उदाहरण लेके समझेंगे। और क्रिया विशेषण में आ जाएगा जब, तब, तो ये क्रिया विशेषण में आ जाएंगे आपके जब, ये तब तो जब के साथ आएगा, इसको हटा देते हैं, जो इनसे शुरू होंगे, जहां, जैसा, ज्यों ही आदि शब्दों से, ये आपके क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। वो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, वो अलग अलग बढ़ जाएंगे, उसमें आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है, अब देखो आश्रित वाक्य के कितने भेद, 3। 3 कौन से, संज्ञा, प्रधान उपवाक्य, की, क्योंकि से, जो, जिसे, जिन्हें, विशेषण, या फिर यूं भी बताया मैंने कि जो, जैसे शुरू होने वाले जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सारे विशेषण के अंदर आएंगे। इसमें प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताई जाएगी, इसमें प्रधान संज्ञा की जो है दूसरी संज्ञा की जगह प्रयुक्त होगा। क्रिया विशेषण में प्रधान उपवाक्य की जो उपवाक्य आकर, आश्रित उपवाक्य आकर उसकी क्रिया की विशेषता बताएंगे, वो आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं संज्ञा का। सबसे पहले मैं इनको हटा देती हूँ, आप उतार लेना कॉपी में। इसके बाद यूं ही लिख के फिर आप संज्ञा आश्रित उपवाक्य के उदाहरण लिखेंगे। अब जैसे देखिए, रहीम, अब हम इसको यहाँ नंबर 1 पे लेते हैं। रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। अब पहचाने बेटा, कौन सा है, पहचाना बेटा, सरल, बिल्कुल आसान है पहचान करना। देखो एक तो हमारा योजक की मिल गया, और हमारे नियम क्या कहता है, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, और प्रधान उपवाक्य की पहचान क्या, सरल। अब इसमें देखो यहाँ पे इससे पीछे हमें पता नहीं लग रहा है कि क्रिया क्या है और कर्ता कौन है, लेकिन यहाँ रहीम क्या है, हमारा कर्ता है, और इसकी क्रिया क्या है, बोला। तो यहाँ पे आपका क्रिया आ गई, क्या हो गया, उद्देश्य, विधेय। क्या नियम था कि एक साधारण जो हमारा हमने पहचान बताई थी कि उसकी आश्रित उपवाक्य की और प्रधान की, आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान बताई थी कि इनका आरंभ योजक शब्दों से होगा। तो ये रहा योजक शब्द, योजक शब्द भी बेटा हमारा आश्रित में ही जाएगा, और इससे इधर जो रह जाएगा ये एक हमें साधारण वाक्य मिलेगा। ये तो हमारा हो गया प्रधान उपवाक्य, और इस पे आश्रित निर्भर हो गया पूरा का पूरा। ये तो पहचानना बिल्कुल सरल, आसान। अगला उदाहरण देख सकते हैं हम, इसकी केवल मैं यहां से दूसरा, अध्यापक ने छात्रों से कहा
कि तुम परिश्रम पूर्वक पढ़ो और परीक्षा में अच्छी श्रेणी लाओ और परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त करो। सबसे पहली बात तो बेटा आपको ध्यान रखना, और को देखते ही आप वो नहीं करेंगे, यहाँ विचलित नहीं होंगे, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि और जो हमारा संयुक्त का भी आता है, लेकिन यहाँ ये भी तो देखना है ना, स्वतंत्र वाक्य हमारा नहीं है, तो यहाँ ये केवल संबंध उसमें आया, पढ़ो और इसके बीच में संबंध बोधक के रूप में। तो आप देखो, फिर निकालो, पहचान करो। सबसे पहले आश्रित उपवाक्य की क्या थी कि योजक से शुरू होगा। संज्ञा, हम आश्रित संज्ञा उपवाक्य कर रहे हैं, तो अब ये वाक्य आपको एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में दे दिया और पूछ लिया कि आश्रित उपवाक्य लिखिए या उपवाक्य भेद लिखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर आप योजक शब्द से शुरू हो रहा है तो कौन सा, यहाँ लो। अगर आश्रित पूछा तो ये इसके बाद का सारा वाक्य आपका आश्रित किस में चला जाएगा? आश्रित उपवाक्य में चला जाएगा यहाँ पर। लेकिन पूरा नाम लिखेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ये यहाँ से योजक से लेके और यहाँ तक। अब बचा इधर क्या? अगर प्रधान पूछ लिया कि इस वाक्य में से प्रधान उपवाक्य बताइए, तो आपका प्रधान उपवाक्य। क्योंकि अगर अध्यापक कहता ही नहीं, तो यहाँ देखो अध्यापक ने छात्र से कहा, कर्ता और छात्रों से कहना उसकी क्रिया, मतलब विधेय और उद्देश्य। अब यहाँ पर परिश्रम पूर्वक पढ़ो, इसमें ना तो कर्ता है ना क्रिया है और ना ही ये स्वतंत्र है, तो आपके आगे किसमें? प्रधान उपवाक्य में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक वाक्य और देख लेते हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, अब ये देखो कहाँ पहले योजक शब्द यहाँ अपने आप आ गया, किसके अंदर? कि हमारा किससे शुरू हो रहा है? संज्ञा। संज्ञा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आश्रित उपवाक्य, आपको पूरा लिखना है। अब उसने कहा, उसने कर्ता और कहा, किसमें? उसकी क्रिया, तो ये आपका साधारण वाक्य, यानी कि प्रधान उपवाक्य। उम्मीद करती हूँ अब आपको बेटा आप किसी भी वाक्य में आसानी से संज्ञा उपवाक्य को पहचान लोगे, उसको निकाल लोगे बाहर, उसका विकल्प कुछ भी हो तो उसको चुन लोगे। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग क्या था हमारा? दूसरा पार्ट इसी का आश्रित उपवाक्य का दूसरा क्या था हमारा? विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उसकी विशेषता बताएगा। विशेषण आश्रित उपवाक्य, इसमें क्या क्या जोड़ा था हमने? जो से बनने वाले जितने भी, जिन्हें अब मैं यहाँ पूरे नहीं लिखूंगी, कुछ एक लिखूंगी बस, जिन्हें, जिसको, जिसे आदि आदि। तो आप अब ये देखिए, पहले हम इसको उदाहरण से करते हैं। आपकी वह किताब, आपकी वह किताब, आपकी वह किताब कहाँ है? कहाँ है जो आप कल लाए थे? अब ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? किताब की। और विशेषता भी आपको नहीं देखनी आती तो अपना योजक शब्द चुनिए बेटा। कहाँ से? ये रहा,
अब इसी में एग्जामिनर ने पूछ लिया, जब हम संज्ञा उपवाक्य कर रहे थे और अब हम विशेषण, तो वो कहेंगे उपवाक्य का भेद लिखिए। आप लिख देंगे विशेषण, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अब इधर क्या बचा, ये आपका साथ के साथ प्रधान उपवाक्य। आप दूसरा देख सकते हैं, जो व्यक्ति सच बोलता है, जो व्यक्ति सच बोलता है, उसे कोई नहीं डरा सकता। तो अब इसमें से खुद निकालो, क्योंकि मैंने पहले बोला था नियम क्या था हमारे, जो हमारे योजक शब्द हैं वो जरूरी नहीं है हमारे बीच में ही आएंगे, वो हमारे शुरू में भी आ सकते हैं, वो हमारे बीच में भी आ सकते हैं और वो हमारे अंत में भी आ सकते हैं। हमें केवल ये देखना है कि हमारे योजक शब्द से क्या वाक्य शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति सच बोलता है, किसकी विशेषता बता रहा है, न डरने वाले की। तो अपने आप यहाँ से इतना वाक्य क्या आ जाएगा आपका, विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये किस में चला जाएगा, प्रधान में। मुझे लगता है बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरलता से, अच्छी तरह से। अब एक वाक्य से और देख लेते हैं लास्ट में। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बीमार था। अब इसको अर्थ क्या था निकाल सकते हैं हम। अब ये देखो, जो बीमार था, क्या हुआ, अपने आप में अधूरा है, जो बीमार था पता ही नहीं चल रहा, लेकिन मैंने एक व्यक्ति देखा, हाँ भाई किसी एक व्यक्ति को देखा, स्वतंत्र है बिल्कुल और अर्थ लिए हुए है, तो ये आपका आ जाएगा। और ये वैसे भी पहचाने योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। योजक शब्द हमारा किस में आता है, विशेषण आश्रित में, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा सारा प्रधान में, प्रधान उपवाक्य के अंदर जितने भी योजक शब्द से, चाहे कितना ही लंबा हो और कितना ही छोटा हो, वो सारा का सारा आपका आश्रित उपवाक्य में जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा और रहता है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा वेद। इसको मैं हटा देती हूँ बेटा, मिटा देती हूँ यहाँ से श्यामपट्ट से, आप कॉपी में उतार लेना ये सब। अब ये देखो, तीसरा हमारा कौन सा था, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण से ही बना है बिल्कुल। तो इसमें क्या है, विशेषण को क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ये क्या बताएगा, क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसको मैं यहाँ इसकी पहचान पहले भी लिख दी थी, अब लिखने की जरूरत नहीं, उसमें से पढ़ लेना। तो इसमें से आप देखो, इसका उदाहरण देखते हैं। वैसे इसके मुख्य 4 भेद होते हैं मुख्यतः। तो इसमें जो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएंगे। इसकी डेफिनेशन समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो भी हमारे आश्रित उपवाक्यों के भेद हैं 3, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण, उनमें सबसे मुश्किल ये थोड़ा सा मुश्किल, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन उनसे मुश्किल है 2 से, क्योंकि उनमें तो एक में की से पहचान हो रही है, की से, और दूसरे में जो से बनने वाले शब्दों से हो रही है। इसमें आपके 4 भेद आ जाते हैं। तो उसके अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएंगे, ठीक है। जो उपवाक्य शब्द ने जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएंगे। और वो कैसे पहचानेंगे, देखो, जब मैं छोटा लड़का
था तब साइकिल खूब चलाता था। खूब चलाता था। अब पहचानो इसमें से कहाँ से शुरू होंगे, बताओ। एक अपने आप में प्रधान उपवाक्य छांटिए। यहाँ से मैं एक बात और बता देती हूँ, जो मिश्र वाक्य होगा हमेशा जोड़े में होगा। जैसे जब से और तब से, हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, अल्प विराम ले आएंगे, यानी कि जो आपका इंग्लिश का है कोमास, वो लगा देंगे। देखो मैंने कहा कि ये जोड़े में आएगा जब तब, और यहाँ से अगर हम तब हटा देते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, तो भी उसका मतलब यही है, और ये हम यहाँ तब लगा देते हैं। अब पहचानो, यहाँ से इधर देखो, यहाँ से इधर देखो। जब मैं छोटा लड़का था तो क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ देखो साइकिल खूब चलाता था। इससे पता चल रहा है कि वो साइकिल चलाने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, प्रधान। और ये वाक्य उसकी विशेषता बता रहा है, जब से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने उसको जो क्रिया विशेषण की पहचान बताई थी, जब डाला था उसमें कि वो जब से शुरू होगा। तो जब जो है, जब वो छोटा लड़का था, किसकी विशेषता बता रहा है, साइकिल चलाने की। तो और हमारी परिभाषा क्या कहती थी, हमारी यही कहती है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएंगे। प्रधान उपवाक्य की क्रिया चलाना, और इसकी विशेषता छोटा था तब। तो दूसरा देखो, ज्यों ही पढ़ने बैठा। अब यहाँ पे या तो इसी का जोड़ा जो दिया था, इसके साथ क्या दिया था, ज्यों ही का त्यों ही, उसको प्रयुक्त कर सकते हैं एग्जामिनर, उसको लगा सकता है, और उसको नहीं लगाना, आप लोगों का को कंफ्यूज करना है, तो वो इसमें अल्प विराम डाल देंगे। तो वो बिजली चली गई। अब छांटो बेटा, बताओ कौन सा है। अब तक तो समझ आ गया होगा ना आपको, बताओ। अब देखो, ज्यों ही पढ़ने बैठा, क्या हुआ पता ही नहीं, लेकिन बिजली चली गई, अपने आप में स्वतंत्र है। बिजली करता है चला जाना क्रिया है, तो आ गया वही, ये आपका प्रधान है। और इसकी चले जाने की क्या विशेषता बताई है, जब वो पढ़ने बैठा, तो ये आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्लियर, आ गया हुआ समझ, हो गया हुआ क्लियर सभी को अभी तक। ये इतना उतार लेंगे, आगे देखते हैं इसको एक बार। मुख्यतः इसके 4 वेद होते हैं, वो 4 तो नहीं पूछे जाते, लेकिन उनकी पहचान होनी हमें चाहिए। काल सूचक बोल देते हैं या कालवाचक बोल देते हैं, कालवाचक या काल सूचक एक ही होता है, कोई भी बोल देते हैं, कुछ भी इसमें से, दोनों में से। तो इसका उदाहरण देखिए, ये किससे होगा, तब से, ज्यों ही से, जब से, क्योंकि आगे आपको बदलने हैं सारे, सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, मिश्र से सरल में, और ये सारे जो तीनों वाक्य हैं, तीनों के तीनों को परिवर्तित करना है आपको। तो उसमें क्या आ जाएगा, कालवाचक काल सूचक, इसमें क्या आ जाता है, ज्यों ही, जब, तब, जिधर। तो यहाँ देखिए, जब वह घर पहुंचा, यहां से ही समझते हैं। जब वह घर पहुंचा, एक तो हमारा योजक शब्द आ गया शुरू में आधे वाक्य को। जब वह घर पहुंचा, क्या पता ही नहीं, जब वो घर पहुंचा क्या हुआ, पिटाई भी हो सकती है, स्वागत भी हो सकता है, और उसको और कुछ भी मिल सकता है। तो वो वाक्य जो आगे आएगा ये अधूरा है, इट्स मीन आश्रित है। आगे जब वह घर पहुंचा, तब को हटा देते हैं
हम यहाँ अल्प विराम लेंगे। जब वह घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। अब देखो वर्षा हो रही थी, हाँ भाई हो रही है, बारिश हो रही है, समझ में आ रहा है, अपने आप में प्रधान है। वर्षा यहाँ पर कर्ता उद्देश्य होना उसकी क्रिया यानी कि विधेय आ गया आपका साधारण प्रधान। और इसकी वर्षा होने की क्रिया इससे बताई जा रही है। और योजक शब्द से जब से शुरू हो रहा है तो आपका कालवाचक, ठीक है, कालवाचक आश्रित उपवाक्य। दूसरा देख सकते हैं आप, दूसरे में क्या आ जाएगा, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया। अब यहाँ हम अल्प विराम की जगह यहाँ तो हमने अल्प विराम यूज कर लिया था, प्रयोग कर लिया था। यहाँ इसमें जब है तो तब आ सकता है, इसके साथ तब भी लगकर आ सकता है और अल्प विराम भी। जब मैं स्कूल से बाहर आया, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया, त्यों ही, अब यहाँ हम त्यों ही भी लगा सकते हैं और अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि क्या लगाकर वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या हुआ फिर आगे, अब देखो, ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया, क्या हुआ, आपको शेर भी मिल सकता है, आपको सांप भी मिल सकता है, आपको बस नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है। तो ये अधूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसके बाद लिखोगे आप क्या, खेल शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया, यानी कि आप जब तक स्कूल के अंदर थे खेल शुरू नहीं हुआ था। अभी आप ये देखो कि यहाँ तक जब हमने इसका अर्थ निकालने की कोशिश की तो हमारे पास अर्थ नहीं आ रहा था। जब कोशिश की हमने इसका अर्थ निकालने की तो अर्थ हमारे पास नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसका प्रयत्न, इसकी कोशिश करते हैं। देखो खेल शुरू हो गया, अपने आप में स्वतंत्र है, स्पष्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। और ये आपका वही फिर कालवाचक। इसमें कालवाचक और अलग अलग आपको नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखना। अब आप फर्स्ट हो गया इसका पार्ट, इसका सेकंड देखते हैं। 4 थे ना, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। स्थानवाचक, या इसको स्थान सूचक बोल सकते हैं। देखो अपने नाम से कालवाचक, काल अपने वहां समय से संबंधित, वो क्या है, समय से संबंधित। स्थान जगह से संबंधित। इनके अपने आप ही डेफिनेशन परिभाषित हो रही है, जो हमारी परिभाषा है वो परिभाषित हो रही है, अपने आप ही इनकी डेफिनेशन डिफाइंड हो रही है कि भाई स्थानवाचक जगह से, किसी भी स्थान से रिलेटेड है, किसी भी स्थान से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या, पहला मैं वहां जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है, अपने घर, दिल्ली, अपने हॉस्टल में, अपनी बुआ जी के घर, स्कूल में, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नहीं पता, लेकिन अब देखो मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ कौन, मोहन रहता है। अब आगे स्पष्ट में यहाँ देखो मोहन रहता है, ये तो युगम में आएगा, युगम जोड़ा, अल्प विराम का प्रयोग करेगा या इन वहाँ जहाँ, जब तब, जैसे वैसे, ज्यों ही त्यों ही, उनका प्रयोग होगा। आपका जो है वो जहाँ वहाँ जिधर उधर किधर किस में होंगे प्रयुक्त, आपके स्थानवाचक में। जब तब ज्यों ही त्यों ही आपके कालवाचक में। ये परिवर्तन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे तो चल जाएगा काम आपका। अब ये अब निकल गया, यहाँ हमने जब देखा तो इसका अर्थ नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये इस पर आश्रित होता है। देखो
अगर आश्रित वाक्य को हम हटा देते हैं, हटा दिया, मोहन रहता है, कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा, लेकिन अर्थ है उसका ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये साधारण वाक्य, मोहन करता, रहता है, रहना उसकी क्रिया, उद्देश्य और विधेय आगे साधारण वाक्य के अंदर। लेकिन अगर हम इसको हटा देते हैं, अब देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आश्रित उपवाक्य का, लेकिन वो पूरा करते हैं इसको। क्या था हमारा, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, जहां। अब इसको हटा दो यहां से, क्या अपने आप ही खत्म हो गया इसका तो अर्थ, इसका अर्थ अपने आप ही समाप्त हो गया। यानी कि अगर मिश्र वाक्य के उपवाक्यों में से प्रधान उपवाक्य को हटा दिया जाएगा तो आश्रित अपने आप समाप्त हो जाएगा, लेकिन आश्रित के हटने पर प्रधान बना रहेगा, वो सरल वाक्य होता है एक तरह से। तो मैं वहां जा रहा हूं जहां मोहन रहता है। अब इसमें से आसान है बिल्कुल पहचानना, प्रधान और कुछ एक वाक्य मैं आपको अपने आप अभी देती हूँ, वो आप खुद पहचानेंगे। ये आपका किसका, स्थान का या क्रिया विशेषण का लिख सकते हो। तो दूसरा वाक्य आप खुद निकालोगे कॉपी में, क्या है। ये दो वाक्य हम कर चुके हैं स्थानवाचक के। तीसरा, जहां तुम पढ़ते थे, क्या वहां पे जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। अपने आप निकालेंगे प्रधान और इसमें से विशेषण, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, इसका तीसरा भाग। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसका जो है, इसका तीसरा भाग किसका, इसका क्रिया विशेषण का। इसमें आ जाएगा आपका परिमाण वाचक या परिमाण सूचक, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक में जगह से संबंधित बताया, एक में आपका किसमें समय से संबंधित बताया। इसकी क्या है, परिमाण, परिमाण एक होता है परिणाम मतलब नतीजा, रिजल्ट, और एक आपका परिमाण यानी के मात्रा, नापतोल। हाँ सही समझे बेटा, परिमाणवाचक विशेषण, सही समझ गए। परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा, नाप, इसके अंदर उतना, जितना, जिसकी लाठी उसकी भैंस लकोक्यार, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। देखो जैसे, जैसे से शुरू हुआ था, जैसे जैसे, ये पुनरावृत्ति में आते हैं। जैसे जैसे आमदनी, आमदनी आय, पैसे की बढ़ोतरी आमदनी से, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्या आ जाएगा, या तो योजक, या तो योजक शब्द, या फिर आपका अल्पविराम। अल्पविराम हटा देते हैं, योजक शब्द के साथ कर लेते हैं। इसके साथ क्या आएगा, वैसे वैसे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपने आप निकालेंगे इनको, मैं नहीं निकलवाऊंगी, आप अपने आप। ये देखो जैसे जैसे समझाती हूँ, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है क्या होता है, फिर अर्थ ही नहीं दे रहा, क्या हो रहा है भी, खर्च भी बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों हम उसको, खर्च वैसे कम तो होता नहीं है लेकिन कर सकते हैं, कई होते हैं कि भी संयमी लोग वो पैसे को एकत्रित करना, जमा करना वो समझते, तो खर्च भी कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है, एक ही चीज़, एक अर्थ निकल रहा है, महंगाई यहाँ करता और बढ़ती जाती, इसकी क्रिया वही आ गई कंडीशन आपकी। तो अपने आप निकाल लोगे, और दूसरा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, वो खुद ही निकालोगे। तो उसमें या मेरे साथ साथ निकालो अभी, तुम जितना, तुम जितना पढ़ोगे, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे अब की बार, उतना ही
तुम्हारा लाभ होगा। अपने आप निकालो अब, ठीक है। तो इसमें तुमने, आपका तीसरा एक मैंने करा दिया, दो आप खुद करेंगे। इसमें तुमने जितना खाया, यहाँ हम नहीं करते, यहाँ हमने उतना का प्रयोग कर लिया जितना के साथ, और अब नहीं करेंगे, अब हमने अल्पविराम का प्रयोग किया। कोई, हाँ बिल्कुल उतना भी आ सकता है यहाँ पे, कोई नहीं खा सकता। कोई नहीं, तुमने जितना खाया कोई नहीं खा सकता, उतना भी आ सकता है। मैंने पहले बताया था कि जय सर्वनाम से शुरू होने वाले योजक शब्दों को विशेषण में डालेंगे, लेकिन यहाँ पे युग्म के अंदर है, जितना उतना मात्रा में है, अकेला नहीं है। ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर वो विशेषता बताने का काम करते हैं, वो बात ध्यान रखना है। हमारा अंतिम ऑप्शन, अंतिम भाग रहता है, आखिरी लास्ट ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। वैसे ये सभी के सभी मिश्र वाक्य में आएंगे, और मिश्र वाक्य में भी आप सीधा इनमें क्रिया विशेषण डाल सकते हो, तो भी आपका ठीक होगा। लेकिन ये अलग अलग इसलिए किया कि हमारे पास बहुत सारे उदाहरण भी हो जाएंगे और हमें समझ भी आ जाएगा। ये आपका रीतिवाचक या रीति सूचक भी इसको बोल देते हैं। अब देखो, वैसे क्रिया विशेषण अव्ययी शब्दों में आप पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि हमारी व्याकरण में दो ही होते हैं, विकारी अविकारी। अविकारी का भाग है ये। तो अब शुरू पे आ जाते हैं। काल वाचक समय से संबंधित, आपका स्थानवाचक किसी भी जगह स्थान से संबंधित, और फिर तीसरा क्या था, परिमाण। ये आगे पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट में हम रीतिवाचक को ले सकते हैं, दूसरे पे हम परिमाण, ये आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बेटा, एक माँ बाप के बच्चे हम कितने सारे, एक है, दो है, तीन है, एक का पहले नाम ले या बाद में ले, वो सारे उनके माँ बाप वही रहते हैं। तो इसी तरह से ये भी है, अगर इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर दे तो इनके अर्थ में, परिभाषा में, इनके उदाहरण में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रीतिवाचक ढंग क्या आ जाएगा, ढंग, तरीका, किसका तरीका, कार्य होने का, ये मैंने इसका अर्थ बताया। दूसरा, तो क्रिया के होने के ढंग को, तरीके को हम क्या कहते हैं, आपका रीतिवाचक कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, मैंने वैसे ही किया, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। इसमें एक मैं बता देती हूँ, मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। तो इसमें आपने बताना प्रधान, और ये वैसे ही, इसमें आश्रित, ठीक है। और दो आप अपने आप निकालेंगे, अभी मैं दे देती हूँ, वह उसी प्रकार खेलता है। किस तरह से खेलता है नहीं पता, जैसा उसके कोच सिखाते हैं। इसका अपने आप निकालेंगे। एक और वाक्य, और भी वाक्यों का साथ के साथ अपनी व्याकरण की बुक से अभ्यास करेंगे। व्याकरण की बुक से, वह इसी प्रकार ये हो गया, वह ऐसे चल रहा है, वह ऐसे चल रहा है जैसे कोई बीमार चलता
है, अपने आप निकालेंगे इसको, अभ्यास करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे और भी व्याकरण का। धन्यवाद।